हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 3 जून 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। जिसमें से पहला समाचार ये है कि प्रमुख राजनीतिक दल जिसमें भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से गुजारिश की है या गुहार की है कि वो पोस्टल बैलेट की मतगणना पहले करें। ईवीएम के रिजल्ट देने के पहले वो पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे में ये थोड़ा सा चर्चा में हो गया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा समाचार जो है वो ये है कि एक संस्था है, वैश्विक स्तर पे कह सकते हो OCRP बोला जाता है उनको, जॉर्ज सोरोस इससे जुड़ा हुआ है। उसने एक हाल ही में एक बात कही है कि अदानी फर्म ने जो है 2014 में अपना कोयला, निम्न ग्रेड का कोयला आयात करके उसको हाई ग्रेड के कोयले पर जो है कुछ प्रमुख सरकारी विद्युत कंपनियों को बेचा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उत्पादित और आयातित कोयले का क्या स्थिति है, ग्रेड क्या है, थोड़ा समझ लेंगे इसी को। ठीक है, और जो तीसरा समाचार है वह ये है कि एक द हिंदू में ही आर्टिकल था कि एक शोध हो रहा है, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल शोध हो रहा है जो कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच कोरिलेशन या सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इससे जुड़े हुए जो पुरातत्वविद हैं वह संस्कृत के विद्वानों के साथ जुड़कर ऋग्वेद की जो पाठ है या टेक्स्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उससे जो उनको आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता को, उसके साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी पर आधारित 5 प्रश्न को भी हम देखेंगे जिसमें हम सिर्फ चर्चा करते हैं, आप लोग तो वाकिफ हैं। आइए चलिए देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2019 में पोस्टल बैलेट के मतगणना नियम में किया गया बदलाव, इसको लेकर थोड़ा सा चर्चा में है। और ये बदलाव हालांकि 18 मई 2019 को किया गया था, यानी जो लास्ट चुनाव 19 मई का था, यानी 2019 का जो लास्ट चरण था चुनाव 19 मई का, उसके पहले कर दिया गया था। लेकिन ये इसको लेकर जो है अब इस बार जो है प्रमुख विपक्षी दलों ने और चुनाव आयोग से जो है इसको लेकर गुजारिश की है कि वो इस निर्देश को न पालन करे। और उसके जवाब में जो सत्ता पक्ष है उसने भी चुनाव आयोग से कहा है कि वो पुरानी व्यवस्था पे ही चले ताकि उस पर लोगों का विश्वास बना रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं मामला क्या है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हो गए। 1 तारीख को 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और 4 तारीख को चुनाव होना है, मतगणना होनी है। इस चुनाव के बाद विभिन्न समाचार जो है चैनलों में जो एग्जिट पोल आया था उसमें ये दिखा रहा है कि जो वर्तमान सत्ता पक्ष है या NDA है वो फिर पुनः जो है सत्ता में आ रहा है। इसको लेकर जो है विपक्षी दलों ने कहा है कि ये इसको एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है और फिर इसको लेकर उन लोगों ने चुनाव आयोग में 2 ही तारीख को चुनाव आयोग में यानी कल चुनाव आयोग में एक रिट या अपील की थी कि वो अपने पुराने नियम मई में जो 2019 मई में पुराना संशोधित किया गया था दिशा निर्देश पोस्टल बैलेट को लेकर, उसको पुराने नियम के अनुसार चलाएं। ठीक है, और इसके पीछे जो वजह है वो अभी देखेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी चुनाव आयोग से ये कहा है कि वह इनकी मांग को करे और उसी आधार पे जैसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना हो जाए तब इसके बाद ईवीएम के फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। जैसे रिजल्ट चलता रहता है लेकिन अंतिम रिजल्ट ईवीएम के पूरे पोस्टल बैलेट के गणना होने के बाद किए जाए। कहीं क्योंकि जो चुनाव संचालन के लिए 1961 का नियम बना था उसमें कुछ इसी तरह की बात थी कि पहले उसका नियम 54A कहता है कि पहले पोस्टल बैलेट को जो मतदान अधिकारी है वो पहले उसे प्रबंधित करेगा या देखेगा। तो चलिए आइए देखते हैं मामला क्या है, विपक्षी सरकार की चिंता का आधार क्या है। देखिए, विपक्षी दलों ने वर्तमान चिंता पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 2019 में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बदलाव के संबंध में उपजा है। 2019 के लोकसभा चुनाव तक जो व्यवस्था थी उसको जो फरवरी 2019 में लाया गया था वो व्यवस्था ये थी कि या जो उसके पहले तक जो चलती थी उसमें ये था कि ईवीएम के काउंटिंग के आधा घंटा पहले जो पोस्टल बैलेट से मत पड़ते हैं जिसमें सर्विसेज, उस समय तक तो सर्विसेज ही था,
से जो अपने राज्य से बाहर काम कर रहे हैं यानी रक्षा फोर्सेस के, उनके द्वारा जो मतदान किया जाता है पोस्टल बैलेट के तहत, पहले उसे गिना जाता है। आधा घंटा पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए देखिएगा मतदान के शुरू में पहले ये जो रुझान आते हैं वो पोस्टल बैलेट के आते हैं। उसके बाद आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती है और दोनों साथ साथ चलता रहता है। पोस्टल बैलेट चूंकि हाथ से मैनुअली करना रहता वो भी चलता रहता है और ईवीएम के भी रिजल्ट आते रहते हैं। हालांकि ईवीएम का फाइनल रिजल्ट पोस्टल बैलेट को पूरा गिनने के बाद प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उसमें यह होता था कि सब दोनों मिला के किया जाता रहा है। और ईवीएम का रिजल्ट क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि एक व्यवस्था है 2019 के पहले से यानी 2019 के बाद से लागू है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार कि जितनी भी ईवीएम है या और वीवीपीएटी है, अब पूरा ईवीएम पूरा वीवीपीएटी है, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, उसमें से 5 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र 5 ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान करना होता है और ये मिलान ईवीएम से गिनती के बाद शुरू होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसलिए ईवीएम की भी गिनती शुरू की जाती है, लेकिन चूंकि पोस्टल बैलेट पहले कम रहते थे इसलिए वो चलता था। 2019 के बाद मई में ही चुनाव में जो है 18 मई को चुनाव आयोग ने एक नया निर्देश दिया। देखते हैं वो निर्देश क्या है। देखिए, अब जो निर्देश दिया कि पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले तो शुरू होती है, लेकिन ईवीएम के पूरा होने करना जरूरी नहीं है, यानी इसको ईवीएम से पहले पूरा करना जरूरी नहीं है, ये चलता रहता है। अब ये नया व्यवस्था कर दिया गया है। देखिए क्या किया गया है। 18 मई 2019 को चुनाव आयोग ने अपने पहले के दिशा निर्देश वापस ले लिए हैं और जो लागू काउंटिंग एजेंट्स का जो हैंडबुक है वो कहता है कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने के 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो सकती है और पोस्टल बैलेट की गिनती के चरण की परवाह किए बिना जारी रह सकती है। ईवीएम की गिनती पूरी होने के बाद वीवीपीएटी की पर्ची की गिनती शुरू हो सकती है, यानी कि भले ही पेपर वोट जो है पोस्टल बैलेट अभी चल रहा हो, ईवीएम की गिनती के बाद उसका रिजल्ट करके पोस्टल बैलेट वाला जो वीवीपीएटी का जो गिनती है वो किया जा सकता है, क्योंकि इसमें समय लगता है। ऐसा करने के पीछे वजह अगर देखा जाए कि जो है, और हाँ, साथ में ये भी किया गया कि डाक मतपत्रों की अनिवार्य पुनर्मतगणना में भी थोड़ा संशोधन किया गया था। पहले ये था कि अगर जो पोस्टल बैलेट है उसकी संख्या हार जीत के अंतर से ज़्यादा रहती है तो पूरे पोस्टल बैलेट का पुनर्मतगणना होता है। अब ये व्यवस्था है कि अगर जैसे पोस्टल बैलेट पड़ता है उसमें से कुछ मत अवैध हो जाते हैं और अगर हार जीत का अंतर उस अवैध मतों से ज़्यादा मतलब कम रहता है, तब उस अवैध मतों वाला का पूरा पुनः जो है वेरीफाई किया जाएगा कि कहीं गलत तो अवैध नहीं कर दिया गया है, और अगर ऐसी नहीं चीज़ें हैं तो जारी कर दिया जाता है। ये कुछ चेंज किया गया है जिसको लेकर विपक्षी दलों को इससे जो है आशंका है। चुनाव आयोग ने ऐसा बदलाव क्यों किया? भाई चुनाव आयोग अगर 2019 तक वो चल रहा था तो 2019 में उसने बदलाव क्यों किया? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ही देखा जाए तो तकरीबन 22,71,000, देखिए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया क्योंकि डाक मतपत्रों की संख्या बढ़ गई थी, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की वजह से। और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 22.7 लाख यानी 22,71,000 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए थे, यानी कुल मतदान 60 करोड़ था, उसका वैध मत था उसका 0.37%। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसके तहत जो है रक्षा सेवा अभी भी ये है, लेकिन ये सिर्फ रक्षा सेवाओं के लिए है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो उनके कमांडिंग ऑफिसर या जो लोग होंगे वो प्रमाणित करके इससे भेज देते हैं, बाद में पोस्टल बैलेट से आता है। इससे ये होता है कि ज़्यादातर लोग इसमें शामिल होते हैं। तो 2019 के चुनाव में ये 22.7 लाख हो गया था। इस बार ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, उसमें भी बढ़ी है। साथ ही में चुनाव आयोग ने एक और चीज़ किया। अक्टूबर 2019 में चुनाव आयोग ने
रक्षा सेवाओं के लिए तो था ही पोस्टल बैलेट। अक्टूबर 2019 में उसने पोस्टल बैलेट के नियम में और परिवर्तन, चूंकि संख्या बढ़ाना चाहता है, चुनाव आयोग मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ाना चाहता है, उसके लेकर उसने पोस्टल बैलेट में कुछ और लोगों को शामिल कर दिया। जैसे 80 साल के उम्र से ज़्यादा के लोग भी अब पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं, और मतदान के पहले ही वह, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि दिल्ली में तो 25 मई को मतदान था, लेकिन 17-18 मई को ही समाचार था कि मनमोहन सिंह जी ने और भी ऐसे लोग, चूँकि वरिष्ठ काफ़ी वीवीआईपी लोग हैं, उनका नाम आ गया, लेकिन जितने भी वरिष्ठ जो है उम्र के लोग हैं, या वो विकलांग लोग हैं, या बाद में इसमें कोरोना के संक्रमित लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया था जब कोरोना आया था, तो ये लोग भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 80 साल वाला बाद में चेंज करके 85 साल कर दिया गया है। तो यानी अब 85 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकता है, उसे मतदान केंद्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई विकलांग है वो भी कर सकता है, या कोविड-19 कोरोना से संक्रमित व्यक्ति भी उससे कर सकता था। ये व्यवस्था है। यानी जब केवल सर्विसेज की थी तब भी 22 लाख से ज़्यादा लोग जो है उसमें पोस्टल बैलेट से मतदान करते थे। अब ये संख्या और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आम लोगों को भी, 85 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग और विकलांग आदि लोगों को भी ये व्यवस्था दे दी गई है। और अन्य सेवाओं को भी, अभी जो सिर्फ आर्म फोर्सेस या सर्विसेज के लिए थी, अन्य इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों को लिए भी वो व्यवस्था खोल दी गई है। ठीक है, जैसे कि पुलिसकर्मी हैं या स्वास्थ्यकर्मी हैं जो किसी कारण मतदान नहीं दे पाते हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था खोल दी गई है, जिससे कि पोस्टल बैलेट की संख्या ज़्यादा हो सकती है। अब ऐसे में आप सोचिए कि एक नियम है कि अगर पोस्टल बैलेट की गिनती जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक ईवीएम की आप पूरी टैली नहीं बता सकते हैं। फिर उसके बाद हर विधानसभा 5 ईवीएम और ईवीवीपीएटी का काउंटिंग करना था। इसको लेते हुए शायद चुनाव आयोग ने ये कहा होगा कि चलो ये गिनती चल रही है, इसको चलने दो शायद, और देखा भी जाए तो ये लाजमी लगती है कि ईवीएम की गिनती हो जाने दो, इसके बाद वीवीपीएटी शुरू हो जाएगा, वीवीपीएटी से मिलान शुरू कर लो 5-5 प्रति विधानसभा। और क्योंकि उसमें होता क्या है कि एक ईवीएम और वीवीपीएटी के मिलान में 1 घंटा लगता है, तो ऐसे में ये और लंबा चल सकता है। इसको कम करने को लेकर संभवतः जो है चुनाव आयोग ने संशोधन किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। वो क्या किया है उसने कभी बताया नहीं, लेकिन ये हिस्सा संशोधन किया होगा। अब जो इन लोगों को डर है, जैसे कि डाक मतपत्रों की संख्या बढ़ी है, तो इनको डर है कि कहीं इससे धांधली न हो जाए, या क्योंकि बिहार का चुनाव का इन्होंने उदाहरण देते हैं कि वहाँ पे मतलब एक कुछ ऐसा है कि 12,700 वोटों से जीत था, लेकिन 52,000 के करीब जो है वहाँ पे मतपत्र पड़े थे किसके, पोस्टल बैलेट से। तो ये चीज़ें हैं कि इनको लेकर आशंका है, और इसीलिए इन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग मई 2019 के निर्देश को वापस ले ले, और चुनाव संचालन नियम 1961 का जो कानून है उसके नियम 54 के तहत जो रिटर्निंग अफसर सबसे पहले डाक मतपत्रों से निपटेगा उसकी बात करो। यानी विपक्षी दल चाह रहे हैं कि पहले जितने भी पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग हो जाए, इसके बाद ईवीएम के रिजल्ट आए, और फिर इसके बाद वीवीपीएटी का तो मिलान करना है। ठीक है, अब इसको देखकर देखना है कि चुनाव आयोग क्या कहता है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग चाहते हैं। और जहाँ तक कि ये है कि अगर ये चीज़ें तो 19 से चल रही थी तो पहले क्यों नहीं किया गया। अब ये विपक्षी दलों को पता होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा, पहले उनको सब पता था तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया, अब क्यों किया, क्या बात है, कैसे है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, जो जैसे चीज़ें हैं, क्यों विवादित इसको किया, क्यों विवाद किया जा रहा है, क्या मामला है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। आइए देखते हैं अगला समाचार या अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ है कि भारत में उत्पादित एवं आयातित कोयले की गुणवत्ता का मामला, ग्रेडिंग सिस्टम। ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि एक वैश्विक स्तर पे एक संस्था है OCRP, ये अपने को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अपना एक पुरोधा कहते हैं। इन लोगों का कहना है कि अदानी ग्रुप जो है 2014 में इंडोनेशिया से जो कोयले का आयात करता था उसे वो हाई ग्रेड का बता के आयात करता था, लेकिन वो था लो ग्रेड का, और लो ग्रेड का कोयला आयात करके हाई ग्रेड का बता के जो है तमिलनाडु के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको बेचा था, ऐसा आरोप लगाया गया है
OCRP वाला। और OCRP कौन है? अगर देखा जाए तो ये कुछ जर्नलिस्ट का योगदान है, संगठन है, और इसके प्रमुख दाताओं में जॉर्ज सोरेस का भी नाम है, जॉर्ज सोरस का नाम है, रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम है, अमेरिका विदेश विभाग का नाम है, और कई और सारे जिनको आम बोलचाल में जो है डीप स्टेट कहा जाता है, उनके द्वारा इनको चंदा दिया जाता है। तो थोड़ा वो प्रभावित है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि गुणवत्ता वाला मामला क्या है। तो देखिए, जैसे एक संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजनाएं, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये एक संस्था बनाई गई है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पे। और इसमें जॉर्ज सोरस, आप इसमें जाके देखेंगे 2006 में बनाई गई थी, जॉर्ज सोरस की संस्था है, वो इन्हें चंदा देती है। अमेरिकी विदेश विभाग की उनको चंदा देता है। रॉकफेलर सोसाइटी, वो भी अमेरिका का है, वो भी इन्हें चंदा देता है, और बहुत सारे लोग इन्हें चंदा देते हैं। और ये लोग दुनिया में कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कह रहे हैं। अक्टूबर 2023 में इन लोगों द्वारा जो है ये कहा गया कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अदानी ने अपने शेयरों को मैनिपुलेट किया है। हालांकि जब सेबी ने इनसे पूछा कि आपके पास सोर्स क्या है, हमें बताइए, जब सेबी की सुप्रीम कोर्ट के आधार पर सेबी ने एक जांच कमेटी बनाई थी, सेबी की एक जांच कमेटी बनाई थी, तो सेबी ने कहा था कि आप बताइए आपके पास सोर्स क्या है। तो इन्होंने भारत के कुछ व्यक्तियों और पत्रकारों का बताया था कि उन्होंने ही हमें सूचना दी थी। तो ये इनकी कार्यप्रणाली है, हम इन पे नहीं जाते हैं। हम जरा इनका देखते हैं कि ये आरोप क्या लगा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि 2014 में अदानी समूह ने इंडोनेशिया से आयातित निम्न ग्रेड के कोयले को उच्च ग्रेड या श्रेणी का कोयला बताया और उसका पूरा मूल्य बढ़ाकर तमिलनाडु की बिजली उत्पादन कंपनी को बेच दिया था। यानी कि खराब माल मंगा के अच्छे माल को दिखा के बेच के पैसा लाभ लिया था। ये आरोप इन्होंने लगाया है। अब इस आरोप पे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कोयला क्या होता है, उसके मतलब कोयले की ग्रेड की क्या सिस्टम है भारत में, किसे, और हमारे लिए क्या अच्छा कोयला है, क्या बुरा कोयला है, और जो हम कोयला उत्पादन करते हैं उसकी क्या स्थिति है, हम कोयला आयात क्यों करते हैं, और कोयले को लेकर क्या भविष्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी का कोयला क्या है। देखिए, कोयले के ग्रेड को देखा जाए तो एक सापेक्षिक शब्द है। ये जरूरत के अनुसार निर्धारित होता है कि कौन हाई ग्रेड है, कौन उच्च ग्रेड है। जबकि कोयला देखा जाए तो एक जीवाश्म ईंधन है और इसमें कार्बन होता है, कार्बन के साथ कुछ राख होती है, नमी होता है, और जो इसकी गणना, जो सामान्य तौर पे इसकी गुणवत्ता मापी जाती है, उसको ग्रास कैलोरी वैल्यू के आधार पे निकाली जाती है कि यानी प्रति किलोग्राम कोयला जलाने से कितना कैलोरी ऊष्मा निकलती है, क्योंकि कोयला जलाया ही इसी जाता है ऊष्मा के लिए। तो इनकी जो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में कहा जाता है वो सकल कैलोरी मान या ग्रास कैलोरी वैल्यू, या जो इसे कहते हैं कोयले को जलाने से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा है, इससे निर्धारित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन एक और भी चीज़ है कि कोयले की एक इकाई में जितना कार्बन ज़्यादा होगा, राख जितनी कम होगी, वो कोयला उतना बेहतर होता है। तो कुल मिला के ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये चीज़ें निर्धारित करी जाती है कि कोयला की श्रेणी क्या है। अगर देखा जाए तो कोयला मंत्रालय भी एक मैट्रिक्स का प्रयोग करता है जिसके आधार पे कोयला का वर्गीकरण करता है। वो 17 ग्रेड के कोयले यानी 17 ग्रेड कोयले का वो वर्गीकरण करता है, जिसमें ग्रेड 1 का जो कोयला होता है उसकी ग्रास कैलोरी वैल्यू या सकल ऊष्मा कैलोरी जो है, मूल्य जो है वो 7000 से ज़्यादा होता है, 7000 किलो कैलोरी जो है। और यह जो सबसे कम होता है वो 2200 से 2500 किलो कैलोरी के बीच होता है। यानी जो ग्रेडिंग हमारा कोयला मंत्रालय करता है वो 7000 से लेके 2200 से 25 किलो कैलोरी वाला जो है GCV की वैल्यू को करता है। और इसमें देखा जाता है कि कोयले का सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, थर्मल पावर में। थर्मल पावर में इसको जला के भाप बनाया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, जिससे फिर टरबाइन चलाया जाता है और उससे बिजली बनाया जाता है। एक वहाँ किया जाता है। दूसरा, स्टील बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में भी हमें बिजली देने और उसके कुछ मिश्रण के लिए किया जाता है। तो ऐसे में इन दोनों प्रयोगों के लिए देखा जाए तो अलग अलग तरह के कोयले की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे अगर ब्लास्ट फर्नेस में देखा जाए तो हम कोकिंग कोयला यूज करते हैं, जिसमें क्या था कि कम राख बने। ठीक है, हम उसका उपयोग करते हैं कहाँ पे,
जब स्टील बनाने में और उसमें। लेकिन जहाँ तक कि थर्मल पावर प्लांट में देखा जाए तो वहाँ पे हम गैर कुकिंग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कुकिंग कोल या हाई ग्रेड कोल जिसे बोलते हैं, अलग अलग है, हालांकि हाई ग्रेड कोल बोलते हैं, उसमें उसका कैलोरी वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन उसके दाम भी ज़्यादा है और हमें मूल्यों को नियंत्रित भी रखना है, अपने संसाधनों को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए गैर कुकिंग कोयल का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है इसकी राख की मात्रा के बावजूद, क्योंकि ये बॉयलर और टरबाइन चलाने के लिए पर्याप्त उपयोगी गर्मी पैदा करने के लिए किया जा सकता है। अगर आप देखें, लिग्नाइट सबसे खराब कोयला माना जाता है, ब्राउन कोल एक तरह से बोला जाता है, उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। उसके बारे में भी कहा जाता है कि यह भी जो है कोयले का या ऊर्जा के लिए उपयोगी हो सकता है अगर उसको उस तरह से संसाधित किया जाए, यानी जो उसकी खराब मात्रा है उसको निकाल दिया जाए आदि आदि करके जो है। तो यानी कोयले का जो ग्रेड होता है वो उसके उपयोग पे निर्भर करता है कि कहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है। अगर भारत में कोयले की स्थिति को देखा जाए कि भारत की कोयले की क्या विशेषताएं हैं, तो भारत का कोयला आयातित कोयले की अपेक्षा उसमें कार्बन की कम मात्रा होती है और यानी राख की मात्रा ज़्यादा होती है और उसका कैलोरी वैल्यू कम होता है। अगर देखा जाए, आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो घरेलू थर्मल कोयले का, यानी घरेलू जो कोयला थर्मल में यूज किया जाता है, उसका जीसीबी होता है 3500 से 4000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम घरेलू जो कोयला थर्मल कोयला यूज करते हैं जलाने पर 3500 से 4000 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा उत्पादित करता है। जबकि आयातित कोयला जो भी हम यूज करते हैं वो 600 प्लस किलो कैलोरी ग्राम का होता है। अब समझिए, जो आरोप लगा है अडानी पर कि वो इस ग्रेड का कोयला मंगाता है, जो है इस ग्रेड का कोयला मंगा के, यानी इस ग्रेड का तो नहीं लेकिन हाँ इससे कम ग्रेड का कोयला मंगा के और इस ग्रेड का बता के जो है वो पावर जनरेशन कंपनियों को बेच रहा है। ठीक है। और राख की भी मात्रा देख लें, ये तो किलो कैलोरी, तो भारतीय कोयले में राख की औसत मात्रा 40% से अधिक होती है। यानी हमारे यहाँ 1 किलोग्राम कोयले में 40% से ज़्यादा राख क्या होता है, जो रॉ मटेरियल या जो अनुपयोगी चीज़ होगी वही होगा, जबकि आयातित कोयले में राख की मात्रा 10% से होती है। अब ये से होता क्या है कि अगर हम भारतीय कोयले को जलाएंगे तो एक तो ज़्यादा कोयला जला के हमें कम अगर समान उष्मा, अगर हम कह रहे हैं मान लिया 4000 किलो कैलोरी है और हमको 4 लाख या कह सकते 1 लाख जो है हमें किलो कैलोरी चाहिए, तो 4000 से भाग दे दो तो 25 किलो हमें जलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आयातित कोयला रहेगा तो वो 15-16 किलो कोयले से ही उतनी ऊर्जा हमको मिल जाएगी। और राख भी अब ज़्यादा जलाओगे, 40% राख है तो ज़्यादा राख मिलेगा, उससे ज़्यादा कह सकते हो कि पार्टिकुलर मैटर जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है वो मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस के लिए भी जिम्मेदार है। यानी कुल मिला के पर्यावरण के लिए ये उतना उपयोगी नहीं है। लेकिन शुरू में चूंकि हमारे अपनी ज़रूरतें थी या उतनी इस तरह की चीज़ें नहीं थी तो हम लो ग्रेड कोयले को भी लेकर अपना काम चलाते थे और हमारे यहाँ ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट लो ग्रेड कोयले के आधार पे ही बनी हुई है। लेकिन जब से पर्यावरण पे दबाव बढ़ना शुरू हुआ, भारत सरकार ने उसके लिए प्रयास भी किया और 2012 में सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2002 में सिफारिश की कि आज भी जो अभी भी लागू है कि आयातित कोयले का लगभग 10 से 15% मिश्रण को अगर सामान्य को जो यहाँ के उत्पादित कोयले में मिला दिया जाए तो हमें हमारा जो बॉयलर सिस्टम है वो भी ठीक ठाक से काम करता रहेगा और जो है प्रदूषण में भी कमी की जा सकती है। और इसी को लेकर उसके बाद जो है आयातित कोयले पर भी हमारा मिलाने का बात किया जाता है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि वो लोचा या भेदभाव या कह सकते हो कि घालमेल किया गया है। अभी वो पुष्ट नहीं है और उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि भारत में कोयले का भविष्य क्या है। कोयले का भविष्य, अगर आप लोग देख रहे होंगे कि हीट वेव से जूझ रहे हैं हर कोई और विद्युत उत्पादन, विद्युत की डिमांड अपने पीक पर है, मतलब मई के कुछ महीनों में तो 243 गीगावाट तक पहुंच गया है। हालांकि हमारे यहाँ विद्युत की, अगर आप नीति आयोग के वेबसाइट पे जाके देखें तो विद्युत की
जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो 441-42 गीगावाट से ज़्यादा है, यानी कि जो हमारी पीक डिमांड है उससे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे बिजली की शॉर्टेज देखी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो अब रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि अब अच्छी खुशी की बात ये है कि पहली बार ये हो रहा है कि इस साल जो है कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी के बाद अभी इसमें देखेंगे कि हमारे यहाँ अब कोयला से उत्पादित बिजली की मात्रा जो है 50% से कम आ गई है, यानी जो हम बिजली हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें कोयले का योगदान 50% से कम हो गया है। लेकिन काश विद्युत उत्पादन में भी ऐसा होता। विद्युत उत्पादन में आज हम अगर इतने भीषण गर्मी के बाद भी हम अगर बिजली को प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसकी वजह है कि कोयला प्लांट संयंत्र काम कर रहे हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा। उनका कोयला प्लांट जो संयंत्र हैं उनका प्लांट लोड फैक्टर 70% है, 70%, 67-68%। उनसे ज़्यादा केवल न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। बाकी जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, चाहे जल विद्युत हो, चाहे सोलर हो, चाहे पवन हो या और भी हो, सबका 17, 18, 20% प्लांट लोड फैक्टर पे काम करते हैं। अब सोचिए 441 में से आधा तो अब इसी तरह से हो गए हैं, उसमें से अगर 20% निकालें तो वो कितना उत्पादन कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं। इसलिए हमारी क्षमता ज़्यादा होने के बाद भी, हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा होने के बाद भी हम अभी भी विद्युत को लेकर चिंता में हैं। यानी जो नवीकरण ऊर्जा की समस्या है वो हमें मजबूर करता है कि हम कोयले पर निर्भर रहें। ये बातें मैं पहले इसलिए बता देता हूँ क्योंकि COP28 का जो सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में क्या दिसंबर 2023 में हुआ था अबू धाबी में, उसमें कई देशों ने ये दबाव बनाया कि कोयले को लेकर एक बाध्यकारी समझौता कर लिया जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और फिर बाद के भारत के वार्ताकारों ने ये कहा कि भारत किसी भी अन्य जो पहले से उसने समझौता कर रखा है उससे अतिरिक्त किसी भी अन्य बाध्यता को महसूस नहीं करेगा। उसकी मजबूरी हमारे कोयले के महत्व का है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। आइए देखते हैं इस साल कितना रहा है। पिछले साल अगर देखा जाए, पिछला वित्तीय वर्ष में, तो भारत ने कुल 997 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% वृद्धि दिखाता है। और ये जरूरी है क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करना है। अब आप कहेंगे कि सर आप पर्यावरण के ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई पर्यावरण को तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ एक समस्या ये भी है कि पर्यावरण का प्रभाव उन पे ज़्यादा पड़ता है जो साधन संपन्न नहीं हैं। और आपको साधन संपन्न जो हैं वो तो एसी लगवा लेंगे, जो साधन संपन्न नहीं है वो बेचारे पंखे से भी मोहताज हो जाते हैं। तो भारत को भी अगर साधन संपन्न और विकसित होना है, अपने देश के लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर देना है या जलवायु परिवर्तन के प्रति रिसाइलेंट होना है, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। इसको लेकर हमें ऊर्जा चाहिए। और दुर्भाग्य से जो नवीकरण ऊर्जा है अभी उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि हमारी ऊर्जा की ज़रूरतों को, सस्टेनेबल ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, यानी लगातार जो मांग है उसको पूरा कर सके। ऐसे में भारत की मजबूरी है कि वो कोयले पर लगातार, न चाहते हुए भी लगातार वो बल दे रहा है। ठीक है, देखिए मार्च 2024 तक भारत ने 261 मिलियन, यानी पिछले 3 महीनों में 261 मिलियन कोयले का उत्पादन किया है, जिसमें 58 मिलियन टन कोकिंग कोल था। कोकिंग कोल यानी जो स्टील बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इस साल की पहली तिमाही में भारत द्वारा जो रिकॉर्ड 13.6 गीगावाट बिजली जोड़ा गया है कैपेसिटी में, उसका 71.5% रिन्यूएबल एनर्जी है। ये अच्छी बात है, इसलिए ये कहा जा सकता है। और कोयला 50%, कोयला विद्युत उत्पादन क्षमता 50% से नीचे गया है। लेकिन अभी भी कोयला देखा जाए तो बनी हुई है, क्योंकि जब आप प्लांट लोड फैक्टर पे आप जाके देखेंगे तो कोयला एक विश्वसनीय और सतत ऊर्जा का, सतत मतलब सस्टेनेबल नहीं, लगातार ऊर्जा का, स्थिर ऊर्जा का हमारे लिए स्रोत है, हमारे लिए सुनिश्चित, सतत की जगह कहा जाए कि सुनिश्चित स्रोत है जो हमें लगातार बिजली पैदा कर सकती। उसके विकल्प में सिर्फ उससे बेहतर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी महंगी है और वो उसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं। इसीलिए भारत सरकार ने अब एक व्यवस्था बनाई है कि 100 मेगावाट क्षमता से ज़्यादा जो भी सोलर पावर प्लांट लगेंगे वह सब स्टोरेज कैपेसिटी के साथ लगेंगे, ताकि जो इंटर ऑपरेबिलिटी या अंतरायिकता
ये समस्या होती है, यानी बीच बीच में जो घटाव बढ़ाव होता है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, जब तक ये नहीं हो सकता है तब तक कोयला, भले आंकड़े कुछ भी कहें, वास्तविकता में कोयला से उत्पादित बिजली हमारे लिए, हमारी ऊर्जा आवश्यकता के लिए, ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा समाचार है वो देखिए, द हिंदू में ये एक था कि ये पुरातत्वविद हैं, बेचारे बड़े मेहनत करते हैं, एक एक करके चीज़ें ढूंढते हैं और उन चीज़ों से हम इतिहास के बारे में कई सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट कभी पुष्ट होते हैं, कभी चेंज होते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे इतिहास के कोई विद्यार्थी होंगे तो इस बात को समझेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा कई सारे ऐतिहासिक मान्यताओं को बदला गया है, कई सारे मान्यताएं उसमें प्रूफ हुई हैं। यानी जो मान्यताएं, देखिए इतिहास को लेकर कई खासतौर से जो जिनका रिटन इतिहास नहीं है उनके लिए पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ऐसे में अभी जो हाल का मामला है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, एक शोध, एक वर्ग है जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करके उसको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसको उनको लगता है कि यह वैदिक सभ्यता के साथ कोरिलेट होते हैं। यानी जो हमारा वैदिक या ऋग्वेद काल में जो बातें कही गई है, जो वैदिक सभ्यता है और जो हड़प्पा सभ्यता है, ये कोरिलेट होते हैं। उसी को लेकर अभी इस लेख में ये है कि इसके जो पुरातत्वविद हैं अब संस्कृत के विद्वानों से संबंध बना रहे हैं, मतलब उनके साथ सहयोग ले रहे हैं ताकि ऋग वैदिक टेक्स्ट को पढ़ा जा सके, समझा जा सके और जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उनको साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, आइए देखते हैं मामला क्या है, परिचय देखते हैं, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता, और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं लेकिन ब्रॉडली इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और वैदिक युग के लोगों के बीच संभावित संबंध स्थापित करने के लिए शोध को आगे बढ़ाते हुए पुरातत्वविदों का एक समूह अब ऋग्वेद के पाठ को समझने के लिए संस्कृत विद्वानों के साथ साथ मिलकर काम कर रहा है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जैसे देखिए, पुरातत्वविद और डेक्कन कॉलेज पूना के पूर्व चांसलर हैं, उनका नाम है बसंत शिंदे। उनकी टीम कह रही है कि हरियाणा के राखीगढ़ और बनावली, हरियाणा के राखीगढ़ और बनावली ये, और हरियाणा राजस्थान सीमा पर कालीबंगा और गुजरात के धोलावीरा में हड़प्पा बस्तियों की खुदाई में उनकी टीम द्वारा खोजे गए पुरातात्विक साक्ष्यों को वो वैदिक काल से संबंधित करने के लिए ऋग्वेद पाठ है जो उल्लेख किया गया है उसकी स्पष्ट समझ वो चाहते हैं। इन लोगों का मानना है, ये वो समुदाय, ये उस इतिहासकारों की या कह सकते हो पुरातत्वविदों की एक श्रेणी है जो यह मानती है कि ऋग्वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता का संबंध है। इसके पीछे कई वजह है, जैसे एनसीईआरटी में ही कुछ चेंज किया गया है, उसमें एक महिला के कंकाल मिले हैं जो 4600 वर्षों के पूर्व का, आज से यानी 4600 वर्ष पहले, यानी ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व के आसपास का है। उसके जो डीएनए मिले हैं, उसके डीएनए से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इंडिजीनियस थे। इंडिजीनियस मतलब अपने जो मूल हैं यहीं के थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, क्योंकि उसके जो डीएनए का विश्लेषण किया गया और इस टीम के लोगों द्वारा जो विश्लेषण किया गया, करीब 3000 से ज़्यादा अफ़गानिस्तान यानी दक्षिण एशिया के लोग, उसमें अंडमान से लेकर अफ़गानिस्तान, कश्मीर से लेकर जो है भारत के केरल तक के लोगों में से 3000 लोगों का जब डीएनए चेक किया गया तो उस महिला के डीएनए से मिलता जुलता था। यानी ये बस साबित होता है कि जो हड़प्पाई लोग हैं वो यहीं के थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। अब इन लोगों का एक और है कि इनका मानना है कि कई ऐसी चीज़ें वहाँ पे हमें मिली है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कई ऐसी चीज़ें मिल रही है जो कहीं ना कहीं ऋग्वेद या वैदिक कालीन सभ्यता से भी वो जुड़ाव है। अभी ये मत है कि ऋग्वेद यानी वैदिक सभ्यता जो है, यानी हड़प्पा सभ्यता 2500 से लेके 2000 ईस्वी तक थी और वैदिक सभ्यता 2000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, सॉरी ईस्वी वो कह रहा हूँ तो उसको ईसा पूर्व मान लीजिएगा, उसके पहले तक थी। यानी हड़प्पा सभ्यता को आप मान लीजिए कि 4000 साल पहले से थी और वैदिक सभ्यता को लोग जो है 4000 से 3500 वर्ष पहले तक का मानते हैं। लेकिन इन लोगों का मानना है कि जो अध्ययन किया जा रहा है, देखिए हड़प्पा सभ्यता और वैदिक बीच के संबंध के लिए जब शोध है तो उसमें ये कहा गया
देखिए, भारतीय इतिहास एनसीईआरटी ने हाल की कक्षा के इतिहास में कहा है कि जो 4600 साल पुराने एक महिला के अवशेषों से प्राप्त डीएनए साक्ष्य हैं, वो दर्शाता है कि हड़प्पावासी मूल निवासी थे। हालांकि उसमें एनसीईआरटी में ये भी कहा गया है कि इसमें और शोध करने की जरूरत है। तो उसी तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं कि यही पुरातत्व मिशन सिंधे का कहना है कि काम अब इस परिकल्पना का परीक्षण करने पर केंद्रित है कि हड़प्पा और वैदिक लोग एक ही थे। ठीक है, इसको लेकर ये प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि कैसे हम इस चीज़ को, देखिए किसी कॉन्सेप्ट पे आदमी बढ़ता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं तब। जैसे इनका कहना है कि जब वो राखीगढ़ की साइट की खुदाई कर रहे थे तो उसमें हमें इन्हें यानी इन लोगों को अनुष्ठान मंच और अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। और देखा जाए तो समानांतर रूप से मतलब वैदिक काल में भी अग्निदेव की पूजा, अग्नि पूजा होती थी। तो वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक, वैदिक युग में अग्नि की पूजा होती थी। इसी तरह से इनमें अब इनको लगना है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसको आप सिद्ध करो या निगेट करो, यानी उसको चाहे साबित करना है चाहे उसको गलत झुठलाना है, उसको लेकर आपको पहले अध्ययन करना पड़ेगा। इनके कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं और ऋग्वैदिक पाठ में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। अब उसको ये लोग सही सही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे या इससे जोड़ा जा सकता है कि नहीं। अब ये साबित करना चाह रहे हैं जिनको, और यही तरीका भी होता है कि आप अगर किसी चीज़ को खंडित भी कर रहे हो तो वो भी तथ्यों पर होना चाहिए, और किसी चीज़ को साबित भी कर रहे हो, हाइपोथेसिस कुछ भी होता है, तो भी आपका पुष्ट तथ्य के आधार पे या प्रमाण के आधार पर ही होना चाहिए। तो ऐसे में अब जब देखा जाए तो इतिहासकार के जो दो वर्ग हैं स्पष्ट, एक मानता है कि इसकी उत्पत्ति जो है वैद का 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच, यानी 4000 से 3500 व आज से 4000 से 3500 वर्ष पहले हुआ था। जबकि इन जो इतिहास सिंधे हैं, बसंत सिंधे और इनके समूह द्वारा और बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि वेदों का इतिहास 4500 वर्ष पहले का ही है। और अगर 4500 वर्ष पहले मान लेंगे तो वो जो महिला की हड्डी है वो भी उसी से जुड़ता हुआ दिखेगी। यानी क्या साबित होगा कि जो ऋग्वेद है, यानी जो ऋग्वेद या वैदिक सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। यानी जो अभी एक कहा जाता है कि आर्यन थ्योरी जो चलता है कि जो वैदिक साहित्य या जो वैदिक साहित्य के जो लोग आर्य थे वो बाहर से आए थे, उस मिथक को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसी काल की महिला की हड्डियों से ही दक्षिण एशिया के देशों के लोगों से मिलता है। अंडमान से लेकर अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या कह सकते हो केरल तक। ऐसे में ये शोध करने को और गहराई से शोध करने को ये लोग कहते हैं। अच्छा, ये इन लोग कहते हैं कि ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, कि अगर इनके बारे में ये विचार आया तो सिर्फ इसी से तो नहीं आया होगा, कुछ इनको मिला है, कुछ ये जांच रहे हैं। जैसे इनका कहना है कि ऋग्वेद में जहाँ पे लोग रहते थे उसे सरस्वती नदी का क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में 71 बार सरस्वती नदी का उल्लेख है। और जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई है खासतौर से गुजरात और सिंधु बेसिन में, उसमें लगभग 2000 स्थलों में से 1200 यानी 2/3 या लगभग 1200 स्थल सरस्वती नदी के बेसिन में ही मिले हुए हैं। ऋग्वेद में कहा जाता है लोग कहाँ रहते थे, सरस्वती नदी के बेसिन में। खुदाई में क्या पता चला, जितने भी स्थल मिल रहे हैं लगभग 2000 स्थलों में से 1200 स्थल कहाँ मिल रहे हैं, सरस्वती नदी के बेसिन में। इससे एक संबंध इनको दिखाई देता है। दूसरा संबंध इनको दिखाई देता है कि गुजरात के एक जगह है कच्छ में सुरकोदड़ा, वहाँ पे एक पशु की अस्थि पंजर मिलती है जिसको दो अध्ययनकर्ताओं ने, दो अलग अलग, दोनों विदेशी थे, एक थे वहाँ के हंगरी के और एक थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के। उसमें से हंगरी वाले शोधकर्ताओं ने कहा कि ये जो मिला है पशु ये पालतू घोड़ा है, और जो ऑक्सफोर्ड वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि ये जंगली गधा है। अब इसमें इसको लेकर आप कैसे, क्योंकि आप देखिए कि ऋग्वेद में घोड़ों का जिक्र है। अब अगर घोड़े वाला भी प्रमाण मिल जाता है तो ये भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है घोड़ा पालते थे। ऋग्वेद में भी घोड़े की बात की गई है। जबकि एक पक्ष इतिहासकारों का ये भी है जो ये कहता है कि घोड़े तो 1800 ईसा पूर्व, यानी देखा जाए तो 3800 ईस्वी के बाद भारत में आए। यानी कि वो सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, वो सब जंगली गधे थे। अब यहाँ पे एक लोग और कहते हैं कि
देखिए लोथल और मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा स्थलों में घोड़े जैसे जानवरों की कुछ टेराकोटा जो है मूर्तियां भी मिली है। ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि कहीं न कहीं हड़प्पा और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच कुछ न कुछ संबंध है। अब इसको कैसे जांचा जाएगा? इसको जो उनके पास सामग्री है, जो ऋग्वेद है, उसके पास जांचा जाएगा। उसके बाद तमाम उसके पीर ग्रुप बैठेगी, चर्चा पर चर्चा करेगी और इसी तरह से ज्ञान हमारा बढ़ता है। अभी ये प्रूफ नहीं है, अभी इनकी अनुमान है, ये इनके पास तथ्य है, उसको जोड़ने के लिए ये खुद ही अध्ययन कर रहे हैं। बाकी ये जानना जरूरी है कि ये भी कुछ इस तरह के जो है अध्ययन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हमारे प्रश्नों को देखते हैं। तो चर्चा में रहे पोस्टल बैलेट की मतगणना नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पोस्टल बैलेट की मतगणना चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54A के अनुरूप किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है 18 मई 2019 में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अब पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की गणना के बाद की जाती है। ये दो स्टेटमेंट है। इन दो स्टेटमेंटों के आधार पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा दिया है और हालांकि पीडीएफ जो मिलेगा उसमें प्रश्न का आंसर रहेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। दूसरा है चर्चा में रहे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है, यानी एक से ज्यादा हो सकते हैं। पहला कथन क्या है? जॉर्ज सोरस इसके प्रमुख संस्थागत वित्त पोषकों में से एक हैं। इसे अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा भी वित्त पोषण मिलता है। इसकी एक हालिया रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह ने इंडोनेशिया से आयातित निम्न श्रेणी के कोयले को उच्च श्रेणी का कोयला बताकर बेचा। चौथा है उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि कोयले की गुणवत्ता को लेकर कोयला मंत्रालय के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला मंत्रालय के वर्गीकरण में कोयले के 7 ग्रेड किए गए हैं। इसकी वर्गीकरण के अनुसार ग्रेड ए कोयले से 1 किलोग्राम में 7000 किलोग्राम प्रति किलो कैलोरी से ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और इसके आधार पे आपको इन दो प्रश्नों के जवाब देने हैं कि इनके आंसर्स देखने हैं। केवल एक सही है कि केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। ठीक है, आप विकल्प इसके देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में वेदों की उत्पत्ति की अवधि के बारे में इतिहासकारों के बीच बहस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। एक समूह मानता है कि वेदों की उत्पत्ति 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। एक अन्य समूह मानता है कि वेदों का इतिहास 2500 ईसा पूर्व पहले का है। और तीसरा है कि ये दोनों सही हैं और चौथा है कि ये दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि पुरातत्वविदों द्वारा देखे गए हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग के मध्य सामान्य सूत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी एक प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक युग में जो सामान्य चीज़ें लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसके संदर्भ में है ये। ऋग्वेद में लोगों के निवास स्थल को सरस्वती नदी से जोड़ा गया। सिंधु बेसिन और गुजरात में फैली लगभग 2000 ज्ञात हड़प्पा बस्तियों में से लगभग 2/3 सरस्वती के बेसिन के किनारे स्थित है। ये पहला है। दूसरा है गुजरात के सुरकोदड़ा क्षेत्र में 2 पुरातत्व प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा पाए गया जानवर की हड्डियों का एक सेट, जिसमें से एक अध्ययन समूह इसे घोड़े का कंकाल मानता है, वहीं ऋग्वेद में भी घोड़े का उल्लेख मिलता है। और इस तरह से ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर हमें चुनना है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, इसको समझिएगा, प्रश्न को भी सॉल्व करिए। अगर जवाब देना चाहें तो कमेंट्स में जवाब भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो, दुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।